हेलो एवरीवन। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि दो डिफरेंट सेट अपने पास होंगे तो उनके ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। इनमें जो फर्स्ट अपना है वो है यूनियन। फर्स्ट क्या है अपना? यूनियन। तो जब कभी भी दो सेट हों, तीन सेट हों, तो हम उनका यूनियन है वो किस तरीके से करते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ऑपरेशन जो है उन सेट्स के बीच में अगर लगाया जाता है तो रिजल्टेंट आंसर कैसा आता है। देखना आप, मान लो हमने एक सेट ए लिया, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3, और एक सेट हमने बी लिया, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है मान लो 2 3 5। ठीक है, ये अपने पास दो सेट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेट के ऊपर एक ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन का नाम क्या है? यूनियन। ऑपरेशन का नाम क्या है बेटा? यूनियन। यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन? इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है क्या? जब भी दो सेट के बीच में अपने को यूनियन लेना होता है तो हम कैसा साइन अप्लाई करते हैं उनके बीच में? यू जैसा। जैसे अगर अपने को इन दोनों सेट के बीच में मान लो अपने को यूनियन लेना है तो अपन ऐसा लिखेंगे ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे बेटा अपन? ए यूनियन बी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब भी हम दो सेट के बीच में यूनियन लगाते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें वो सभी एलिमेंट्स लिखने हैं जो अकेले ए में है, जो अकेले बी में है, या फिर जो दोनों में है। सभी को अच्छे से पता है कि कोई भी जो सेट होता है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा बार किसी सेट में आए। समझ में आया? तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 5 है। एक बार मुझे ये बताओ कि इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन है? 2 और 3। कौन कौन है? 2 और 3। तो 2 और 3 है वो कॉमन एलिमेंट है, और इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इसमें नहीं है? 1। कौन है? 1। और इसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो उसमें नहीं है? 5। तो अगर मैं ये कहूँ तुमसे कि अकेले ए में हो ऐसा एलिमेंट्स कौन है? 1। अकेले बी में हो ऐसा एलिमेंट कौन है? 5। और जो दोनों में है ऐसा एलिमेंट कौन है? 2 और 3। तो यही अपन बता रहे हैं कि जब भी हम दो चीज़ों के बीच में यूनियन पुट करते हैं तो रिजल्टेंट क्या आता है? जो अकेले ए में है वो, जो अकेले बी में है वो, और जो दोनों में है वो। तो क्या क्या आएगा इसमें बताओ? 1 2 3 और 5 ये आ गया इसके यूनियन में। इसका मतलब ये हुआ कि जितने एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उनको हम एक ही बार लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 3 था और यहाँ पर भी 2 और 3 था, तो उसका ऐसा थोड़ी नहीं है कि अपन उस 2 और 3 को 2 बार लिख देंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। 2 बार लिख देंगे तो फिर वो सेट ही नहीं रहेगा बेटा। समझ में आएगा? तो ये होता है जब भी हम दो सेट का यूनियन करते हैं। तो अब मुझे एक छोटी सी बात आप बताओ मुझे कि जब भी हम दो सेट के बीच में यूनियन पुट करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, जैसे फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा? 3। इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बेटा? 3। बट जो रिजल्टेंट आया ए यूनियन बी उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4। तो ये काउंटिंग जो है ना यूनियन वाले की, ये कैसे इंक्रीज करें अपन? अगर हमें जब कभी भी दो सेट के बीच में यूनियन पुट करना होता है तो यूनियन में नंबर्स जो आते हैं उनकी काउंटिंग कैसे इंक्रीज हो? देखो, जितने कम इनमें कॉमन एलिमेंट होंगे ना उतनी ज़्यादा काउंटिंग आएगी उसकी। सोचो, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट होते हैं और ये तीनों डिफरेंट होते हैं, तो इनके यूनियन में कितने एलिमेंट होते हैं? 6 होते हैं। एक भी एलिमेंट कॉमन हो गया तो फिर 5 हो जाते हैं, 2 एलिमेंट कॉमन हो गए तो 4 हो जाते हैं, 3 एलिमेंट कॉमन होते तो 3। ये बात समझ में आएगा तुम्हें? तो जितने ज़्यादा इनके बीच में कॉमन एलिमेंट होंगे उतने ही कम उसकी काउंटिंग हो जाएगी। नोट करो एक बार इसको। मैंने जो पॉइंट समझाया वो क्या है कि इन दोनों के बीच में जितने ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स होंगे उतने ही कम ए यूनियन बी में एक तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या फिर उसका कार्डिनल नंबर उतना ही कम हो जाएगा। सही है क्या? तो अगर कोई तुमसे पूछे कि एक सेट, मैंने क्वेश्चन बना दिया ऐसे ही, तो मैंने बोला एक सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं। एक सेट बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 7 है। तो मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब तुम इनका यूनियन करोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? बताओ। वेरी गुड। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 12। कब होंगे वो 12 मैक्सिमम?
जब ये पांचों एलिमेंट डिफरेंट हो, ये सातों एलिमेंट हैं वो डिफरेंट हो। ये पॉइंट किस किस को समझ आ गया? पक्का गया? जब कभी भी दो सेट में कुछ एलिमेंट दिए होंगे तो इनके यूनियन को अगर हमें मैक्सिमाइज करना है तो कैसे होंगे? इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए और सीधा कितने होंगे? इन दोनों की काउंटिंग को ऐड कर लीजिए। सही है क्या? चलो इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे ये पूछता कि इन दोनों के यूनियन में मिनिमम क्या हो सकते हैं, कैसे पता किया? इन दोनों में से जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम है वो पांचों एलिमेंट यूं की यूं अगर इसमें आ गए, यूं की यूं पांचों एलिमेंट इसमें आ गए तो यूनियन करने पे ये सातों एलिमेंट ही अपने पास होंगे। समझ में आया क्या? कि जब भी दो सेट के बीच में हमें ए यूनियन बी को कम करना है तो कम की काउंटिंग किसके बराबर होती है? इन दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसके बराबर। समझ में आया क्या? और वो होता कब है? जब जिसमें कम काउंटिंग है वो सारे एलिमेंट इसमें हों, वो सारे एलिमेंट इसमें हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए में डाल दिया 1 2 3 4 5। ए में क्या रखा अपन ने बेटा? 1 2 3 4 5। और बी में क्या रख रहे अपन? 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको समझ आ गया कि इनका जो यूनियन होगा उसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो वो मिनिमम बनेगा उस टाइम पे 7। ऐसे ही अगर 1 से 5 इसमें रखें और फिर 6 से लेके आगे 12 तक या 13 तक जो भी इसमें बनेगा वो इसमें रखें, तब क्या बनेगा? मैक्सिमम बन जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे कॉमन एलिमेंट एक भी नहीं है। समझ में आएगा तुम्हें? तो दोनों पॉइंट नोट करो। ये जो एक क्वेश्चन है ऐसे कैसे नोट कर दो, आप समझ जाओगे इसमें क्या कंसेप्ट था। नोट कर दो फटाक से। समझ आ गया सभी को यूनियन क्या होता है? नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट ऑपरेशन वो क्या है बेटा? इंटरसेक्शन। लिखो सेकंड। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो पहले तो जस्ट लाइक अपन ने बोला था कि यूनियन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ऐसे ही हम पहले बात कर लेते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन की। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है बेटा इंटरसेक्शन का, उल्टा यू। ठीक है ना? एग्जाम्पल लेते हैं इसका अपन। अगेन एक सेट अपने पास ए है 1 2 3 और एक सेट अपने पास बी है, वही एग्जाम्पल लिया अपन ने सेम 2 3 एंड 5। तो इन दोनों को हमें क्या चाहिए बेटा? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसा होता है? इस तरीके से ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है बेटा? कॉमन एलिमेंट्स। क्या मीनिंग होता है इंटरसेक्शन का? कॉमन एलिमेंट्स। कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हों और जो बी में भी हों, ये इनका इंटरसेक्शन होता है। कौन है बेटा? 2 एंड 3। गॉट इट? अब सेम वही क्वेश्चन एक बार मैं तुमसे पूछ लेता हूँ कि अगर किसी सेट ए में 5 एलिमेंट है और किसी सेट बी में 7 एलिमेंट है, तो यहाँ पर अगर अपने को पूछा जाए कि इंटरसेक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम तो क्या होगी और मिनिमम है वो क्या होगी? मैक्सिमम बताओ पहले आप। 5। ये सारे के सारे एलिमेंट अगर इसमें आ जाएं तब अपने जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अच्छा ऐसा हो सकता है कि ये सारे के सारे उसमें चले जाएं? नहीं, इनकी तो काउंटिंग ज़्यादा है ना, तो काउंटिंग जिसकी कम है वो अपना आंसर होगा। कितना हो गया ये? 5। इसका बताओ मिनिमम का? 0। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मिनिमम क्या हो सकता है? 0। कब? इनके बीच में कुछ कॉमन रखो ही मत तुम। ये सारे एलिमेंट डिफरेंट ले लो, ये सारे एलिमेंट डिफरेंट ले लो। ये एग्जांपल भी नोट कर दीजिए आप।
यहाँ तक क्लियर है? इंटरसेक्शन और यूनियन क्लियर है? अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मैं इन चीज़ों पे लिखवाता हूँ, देखो। अभी आपने जो एग्जांपल्स देखे हैं कि यूनियन का मीनिंग क्या होता है, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, आप समझ गए दोनों का मीनिंग। अब आप देखो, अगर हम कभी भी दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन लेते हैं या दो सेट के बीच में यूनियन लेते हैं, आप मुझे एक सिंपल सा पॉइंट बताओ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ A यूनियन B या मैं लिखता हूँ B यूनियन A, तो इनका कोई डिफरेंट मीनिंग है क्या कि दोनों एक जैसे होते हैं? एक तो लिखा मैंने A यूनियन B और एक लिखा मैंने B यूनियन A, कुछ अलग डिफरेंट होंगे क्या? ये डिफरेंस होता है कुछ इसमें? कुछ डिफरेंस नहीं होता इनमें। अरे जब हम A सेट और B सेट के बीच में यूनियन लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो A में एलिमेंट अकेले वो होने चाहिए, जो अकेले B में वो होने चाहिए और जो दोनों में है वो होने चाहिए। तो जब B यूनियन A लिख दोगे तब भी मीनिंग तो वही हुआ कि जो अकेले B में है, जो अकेले A में है और जो दोनों में है। तो जब आप A का यूनियन B के साथ करते हो चाहे B का यूनियन A के साथ करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है, क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में ही क्या करना है? यूनियन पुट करना है। अच्छा, ऐसे ही इसी पॉइंट को अपन ये भी लिख सकते हैं क्या? आप समझ जाओगे मेरे ख्याल से। तुम A का इंटरसेक्शन B के साथ लिख दो चाहे B का इंटरसेक्शन A के साथ लिख दो, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी वही चीज़ होती है। गॉट इट? जिस तरीके से अपन ने दो सेट के बीच में, जिस तरीके से अपन ने दो सेट के बीच में यूनियन पुट किया या इंटरसेक्शन पुट किया, तो आपको एक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर समझाई है। ऐसे ही अगर अपने पास मोर देन टू सेट, लाइक 3 सेट्स अगर होंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो अपने पास हो गया A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पर पहले आप चाहे इन दोनों के बीच में निकाल लो इंटरसेक्शन, फिर रिजल्टेंट जो है उसका इंटरसेक्शन C के साथ निकाल लो, या फिर कोई बच्चा ऐसा करना चाहता है कि पहले मैं B और C का इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूँ फिर A के साथ देखना चाहता हूँ, दोनों चीज़ें एक ही होती हैं। वापस से समझना बेटा एक बार, यहाँ पर तो दो ही सेट थे क्या? तो हमने क्या बताया कि A का इंटरसेक्शन या यूनियन B के साथ कर लो, चाहे B का यूनियन या इंटरसेक्शन A के साथ कर लो, बात एक ही होती है। यहाँ पर हमने क्या समझाया कि जैसे दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन था, ऐसे 3 सेट के बीच में अगर इंटरसेक्शन आ जाए तो चाहे तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो फिर इसके साथ देख लो, या फिर इन दोनों को सोल्व कर लो इसके साथ देख लो, बात एक ही होती है, कुछ डिफरेंस इनमें नहीं होता है। पहला पॉइंट समझ में आएगा सभी को? सेम चीज़ अगर मैं यूनियन के बीच में करूँगा तो शायद लिख दोगे तुम खुद से ही A यूनियन B यूनियन C। हो सकता है कोई इन दोनों के बीच में यूनियन पहले सोल्व करना चाहे और फिर C के साथ सोल्व करना चाहे, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है पहले B का C के साथ सोल्व करे और फिर यूनियन A के साथ ले, बात एक ही है, कुछ डिफरेंस इनमें नहीं है। समझ में आ गया? आप खुद से कोई भी एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, इन दोनों का ये जो स्टार्टिंग के जो दोनों पॉइंट्स है ना, इनका एक स्पेसिफिक नेम होता है, और ऐसा ये दोनों पॉइंट इनका स्पेसिफिक नेम होता है। वो नेम क्या होता है उसको लिख देते हैं अपन एक बार। इसको तो बोलते हैं बेटा कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ। और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। नोट करो बेटा दोनों पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है? सॉरी, इसके बाद अपने दो ही पढ़े हैं अभी। हमने एक तो पढ़ा है यूनियन और एक पढ़ा है इंटरसेक्शन। तीसरा आता है वो ये, दो ही पढ़े ना? हाँ, तीसरा देखो, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अगर अपने को सेट ए और सेट बी के बीच में डिफरेंस निकालना है तो किस तरीके से होगा ये देखो। डिफरेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पहले तो ये बताता हूँ मैं आपको।
जस्ट लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा होता है कुछ ये, जैसे अपन माइनस नहीं लगा था a माइनस बी, वैसा वाला। देखो आप एग्जांपल लेते इसका, एक सेट a अपने पास और एक सेट b है अपने पास। इनके बीच में अपने को क्या करना है, डिफरेंस लगाना है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, जब हम a माइनस बी करेंगे तो वो देखना क्या होगा, और जब हम b माइनस ए करेंगे तो वो देखना क्या होगा। क्योंकि जस्ट इससे पहले हमने डिस्कस किया कि जब कभी भी हम यूनियन और इंटरसेक्शन की बात करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, चाहे आप a यूनियन b कैलकुलेट कर लो, चाहे आप b यूनियन a कैलकुलेट कर लो, और ऐसे ही अपना इंटरसेक्शन के साथ भी था। लेकिन यहाँ पर आप देखना डिफरेंस के साथ कैसा होता है। देखो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि हमें a सेट में से किसको माइनस करना है, b को माइनस करना है, और माइनस वही एलिमेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं, माइनस वही एलिमेंट होते हैं जो कॉमन होते हैं। तो जब भी हम a माइनस बी की बात करेंगे तो हम a में से उन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो b में भी होते हैं। वापस से सुनना, a माइनस बी का मतलब क्या है बेटा, हम a में से उन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो b में है। कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में है, 2 और 3, तो कौन बचा, सिर्फ 1 बचा, सिर्फ 1 बचा बेटा। a में से वो एलिमेंट हटा दो जो b में है, तो कौन है वो a में से वो एलिमेंट, 2 और 3, तो सिर्फ कौन बचा, 1। चलो एक बार और b माइनस ए करते हैं, तब समझ में आएगा तुम्हें। इस बार किसके एलिमेंट हटाओगे, b में से हटाना है, किसको, a वाले एलिमेंट्स को। तो a में कौन है जो b में भी है, 2 और 3, तो b में क्या बचा फिर, 5 बचा। यहाँ से क्या आपको समझ में आया कि अगर इन जनरल हम बात करें तो a माइनस बी जो है वो बराबर नहीं होता किसके, b माइनस ए के, इन जनरल। समझ गए क्या कि नॉर्मली अगर हम बात करें तो a माइनस बी और b माइनस ए जो है वो इक्वल नहीं होते हैं। कोई बच्चा बताएगा ये इक्वल हो सकते होंगे तो कब होंगे, जब a और b इक्वल सेट बन जाएं, जब a और b इक्वल सेट बन जाएं। कैसे, जो एलिमेंट a में है वही एलिमेंट अगर b में हुए तो a माइनस बी करने पे भी फाई आएगा और b माइनस ए करने पर भी फाई आ जाएगा। समझ में आएगा तुम्हें, तो वहाँ पर ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। बट नॉर्मली जब भी हम a माइनस बी और b माइनस ए की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी नहीं होती हैं, इनमें कुछ डिफरेंस होता है। समझ गए क्या, क्लियर है ये पॉइंट भी तुम्हें। चलिए एक छोटा सा अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला कि एक सेट A है उसमें 5 एलिमेंट है, एक सेट B है उसमें 7 एलिमेंट है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि A माइनस बी में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं और A माइनस बी में मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं। सेम ऐसे ही B माइनस ए में मिनिमम कितने हो सकते हैं एंड B माइनस ए में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, बताओ। देखो a माइनस बी मतलब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, a में से वो एलिमेंट हटाने हैं जो b में हैं। तो हमें कम से कम करना है, तो सारे एलिमेंट हट सकते हैं क्या, यहाँ पर हट सकते हैं क्योंकि इसमें काउंटिंग ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली काउंटिंग में कम वाले एलिमेंट्स तो हो ही सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम क्या हो सकता है बेटा, 0। अच्छा, मैक्सिमम अगर हमें करना है तो इसका मतलब ये हुआ कि a में से हमें वो एलिमेंट हटाने हैं जो b में है। तो अगर हमें इस चीज़ को मैक्सिमाइज करना मतलब हमें हटाने नहीं देना, तो 5 के 5 रख सकते हैं अपन। अरे समझ में आया क्या, चलो b माइनस ए का मिनिमम वैल्यू बताओ। मिनिमम 2 होगा क्योंकि तुम कितने ही कोशिश कर लो कॉमन एलिमेंट लाने की, मैक्सिमम कॉमन क्या ला सकते हो, 5। तो बचेंगे कितने फिर भी, 2। एंड लास्ट वन मैक्सिमम बोलो, सही है क्या, नोट करते चलो साथ साथ। यहाँ तक हो गया।
देखो कंसेप्ट जो है वो ये वाले जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना अपन नीचे वाले, ये क्वेश्चन जो है ये तुमसे तभी होंगे जब ये ऊपर वाला कंसेप्ट तुम्हें आता होगा कि एक्चुअल मीनिंग क्या होती है यूनियन की, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है इंटरसेक्शन की, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है डिफरेंस की, वो तुम्हें पता होगा तभी तुम्हारे ये वाले क्वेश्चन है वो होते हैं। ठीक है ना, तो हो रहे हैं तुमसे, ये कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट फिर बात करते हैं अपन। एक बार हम पहले बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा अपन? यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे पहले, क्योंकि नेक्स्ट जो अपना टारगेट है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कैलकुलेट करना, लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो पहली बात तो ये कि जो यूनिवर्सल सेट होता है इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है? इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है यू से। किससे होता है इसका रिप्रेजेंटेशन? यू से। तो ये यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है एक बार समझना आप। जब कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ फिक्स नंबर ऑफ सेट अपने पास होते हैं। हो सकता है उस क्वेश्चन में हम 2 सेट के बारे में बात कर रहे हो सकता है कि हम किसी क्वेश्चन में 3 सेट के बारे में बात कर रहे हो, और हो सकता है हम किसी क्वेश्चन में 4 सेट के बारे में बात कर रहे हो। तो जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रही होती है, जहाँ कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस हो रही होती है, वहाँ पर जितने भी सेट हैं उनमें जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होने चाहिए। उसके अलावा हो सकते हैं बट वो सारे एलिमेंट तो होने ही होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसमें 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। तो मैं इन दोनों सेट के बारे में अगर बात कर रहा हूँ तो इनका यूनिवर्सल सेट कौन होगा? जिसमें ए वाले भी सारे एलिमेंट हों, बी वाले भी सारे एलिमेंट हों, कुछ एडिशनल एलिमेंट हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट ये वाले एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। तो क्या बनाओगे तुम 1 2 3 और 3 4 5 का? 1 2 3 4 5 इतना तो नेसेसरी है, और 6 7 कुछ लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। समझ में आया क्या? ऐसे ही तुम्हें बनाना है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन छोटा सा। मैंने तुमसे बोला कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक सेट बी है इसमें एलिमेंट्स हैं बेटा 2 3 5, और एक एलिमेंट सी है इसमें एलिमेंट्स हैं 4 6 7 8। तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए अगर हमें यूनिवर्सल सेट की नीड हो तो हम उसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एटलीस्ट उसमें वो सभी एलिमेंट्स होने चाहिए जिनका यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। एडिशनल कोई एलिमेंट डालो तो अपनी मर्जी है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से 8 तक के सभी एलिमेंट्स हैं क्या बेटा यहाँ पर? तो मैं 8 तक तो करूँगा ही करूँगा। एडिशनल कोई एलिमेंट मुझे रखना है तो मैं रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको ये मीनिंग समझ में आया? ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट क्या होगा समझ आया? अच्छा, अगर अपन 5 सेट 10 सेट कितने भी सेट के बारे में बात कर रहे हो, उन सभी का यूनिवर्सल सेट वही सेट होता है जिसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो यहाँ पर उस क्वेश्चन में डिस्कस हो रहे सेट्स में होंगे। 10 सेट है तो उनमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट वहाँ पर होने चाहिए। एडिशनल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम उतने एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। समझ गए क्या? अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि सर फिर तो जब कभी भी कोई यूनिवर्सल सेट हमें क्रिएट करना हुआ तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग क्रिएट कर लेंगे, कोई कुछ एडिशनल एलिमेंट ले लेगा, कोई नहीं लेगा। इस वजह से किसी भी क्वेश्चन में अगर कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है तो यूनिवर्सल सेट खुद से वो देता है ताकि हम अलग अलग ना बनाएं। समझ में आया क्या? जब कभी भी कोई क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे होंगे तो उस क्वेश्चन के लिए जो यूनिवर्सल सेट होगा वो अपने को दिया हुआ होगा। बाकी आपको मीनिंग समझ में आया क्या यूनिवर्सल सेट का क्या होता है? कितने भी सेट हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, उस पर्टिकुलर डिस्कशन में, जो भी अपन डिस्कस कर रहे हैं उस डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेटेड हैं वो सारे के सारे जिस सेट में होते हैं वही कौन होता है? यूनिवर्सल सेट होता है। नोट करना एक बार। नोट कर लिया क्या? क्लियर है यहाँ तक?
एक तरह से आप ये मान सकते हो कि यूनिवर्सल सेट जो है वो एक प्लॉट है जिसके अंदर अपने को रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा? एक प्लॉट होता है जिसके अंदर हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है। तो कई बार तो क्या होता है, प्लॉट की पूरी बाउंड्री यूज कर लेते हैं लोग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, होता है ना। उसका क्या मतलब हुआ कि एडिशनल कुछ भी नहीं रखा, लेकिन इसमें जो कुछ भी रूम्स थे वो सारे के सारे उसमें हैं। और कई बार क्या होता है, हम साइड से थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं और उसके अंदर अपन बिल्डिंग बनाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यूनिवर्सल सेट में अपन ने कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा रख दिए कि ये सारे भी आ रहे हैं और एडिशनल भी कुछ उसमें है। समझ में आई एग्जाम्पल तुम्हें? चलो फिर नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे यूनिवर्सल सेट जहाँ पर अपने को काम आएगा, दैट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लिखो फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो टाइप से होता है। जैसे मान लो किसी सेट ए के बारे में अपने को बात करना है, किसी सेट ए के बारे में अपने को बात करना है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना उसको ऐसे लिखा जा सकता है ए डैश, या फिर ए के ऊपर बार, या फिर ए के ऊपर कई बार ऐसे लिख देता सी, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी सेट के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। कैसे कैसे बेटा? ए डैश और ए बार और ए के ऊपर ऐसे सी लिख देगा। तो तीनों का एक ही मीनिंग है, कॉम्प्लीमेंट। और ये होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात अभी अपन करते हैं। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया और मैंने आपसे बोला कि एक यूनिवर्सल सेट अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 का, ठीक है ना, और दूसरा कोई एक सेट ए है जो है 2 3 5 7, 2 3 5 ले लो। चलो एक क्वेश्चन दिया मैंने, उसमें क्या दिया मैंने आपको, यूनिवर्सल सेट तो दे दिया 1 से लेके 7 तक एलिमेंट वाला, और एक सेट ए दिया जिसमें कौन है 2 3 5। तो इसका अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, ए डैश कैलकुलेट करना है, या फिर बोल दो ए बार कैलकुलेट करना है, या फिर बोल दो ए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दो, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दो। और माइनस करना मतलब डिफरेंस लेना तुम्हें ऑलरेडी आता है। क्या होता है डिफरेंस? क्या बोलते थे अपन डिफरेंस में कि यू में से उन एलिमेंट्स को हटा दो जो ए में हैं। तो ए में कौन कौन है? 2 3 और 5। तो यहाँ से बताओ मुझे ए डैश क्या बचा? 1 4 6 7। क्लियर है तुम्हें पॉइंट? क्लियर है क्या तुम्हें पॉइंट? अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूँ, अगर मैं तुमसे ऐसा बोलता हूँ कि इसमें मैक्सिमम एलिमेंट कब होंगे, जैसे कोई भी यूनिवर्सल सेट अपने पास, एक सेकंड क्वेश्चन तो सुन लो यार, तुम पहले आंसर दे रहे हो, क्या बताओगे एक बार बताना, क्या आंसर देने वाले हो बताओ एक बार, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं मैंने, सारे के सारे अलग हो, क्या अलग हो? कुछ भी बोल रहे हो मतलब है, मजे ले रहे हो तुम। यूनिवर्सल सेट में कितने भी एलिमेंट्स हों, जितने कम काउंटिंग इनमें होगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे हिसाब से इसमें कोई और ही एलिमेंट ले लो, फिर माइनस नहीं करना पड़ेगा, यही कर रहे हो क्या गधो? अभी क्या समझाया था कि इसमें जो एलिमेंट होंगे मैंडेटरी है यूनिवर्सल सेट में उनका होना, नहीं समझे? किसी प्रॉब्लम में कोई भी सेट अपन ले रहे होते हैं वो एलिमेंट तो मैंडेटरी है उसमें लेना। समझ गए क्या बकवास कर रहे थे तुम? समझ गए क्या? अब देखो, इसमें हम ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं डाल सकते जो उसमें नहीं हो, बट हम क्या कर सकते हैं कि इसमें जितने हो सके कम एलिमेंट रखो, सो दैट ए बार या ए डैश की काउंटिंग ज़्यादा रहे। तो अगर हमें ए डैश की काउंटिंग ज़्यादा रखनी है तो हमें सिंपल सा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम रखने, सही है क्या? और अगर उसकी काउंटिंग कम करनी है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा रखने। तो इसमें मैक्सिमम की और मिनिमम की बात अगर अपन करें तो ए बार मैक्सिमम क्या हो सकता है? अरे सेट ए को 5 ले सकते हो क्या तुम कि उसमें एलिमेंट ही नहीं है, उसमें एलिमेंट ही नहीं है, तो उस टाइम पे जो ए होगा किसके बराबर हो जाएगा? अच्छा मैं एक सिंपल चीज़ तुमसे पूछता हूँ कि जो ए आया और जो ए डैश आया, अगर हम इनका यूनियन कर दें तो क्या मिलेगा हमें? वापस क्या मिल जाएगा तुम्हें? अच्छा इनका इंटरसेक्शन निकालें तो
इनका अगर इंटरसेक्शन निकाल तो हमेशा फाई आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने ए डैश कैलकुलेट किया है तो हमने क्या ध्यान रखा है कि ए वाले एलिमेंट ना आ जाएं इसमें, यही ध्यान रखा है क्या? और जब ए वाले एलिमेंट नहीं आए इसमें तो इनका इंटरसेक्शन फाई रहेगा। तो दो यहाँ पर नोट लगा के तुम पॉइंट लिखो कि जब कभी भी हमें इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट करना होता है तो वापस कौन आ जाता है? यूनिवर्सल सेट आ जाता है। और दूसरा, जब कभी भी हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना होता है तो कौन आ जाता है? फाई आ जाता है। ठीक है ना? ये कौन है? यूनिवर्सल सेट है। ये कौन है? फाई, नल सेट। नोट डाउन करो। यहां तक क्लियर है सभी? अब देखो, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ लिया, अब एक लॉ आता है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था ना, एक तो हमने पढ़ा कम्यूटेटिव, एक हमने पढ़ा एसोसिएटिव, तो तीसरा एक आएगा डी मॉर्गन्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। लिखो नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि जब भी हमें कोई भी दो सेट का इंटरसेक्शन या यूनियन, देखो कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसी भी सेट का आ सकता है क्या? जैसे कल अपन डिस्कस कर रहे थे सब सेट, सुपर सेट, पावर सेट, तो अल्टीमेट तो सारे सेट ही होते हैं। अल्टीमेट तो सारे के सारे क्या होते हैं? सेट ही होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो भी ऑपरेशंस आप इन पे पुट कर रहे हैं ना, उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू अपने को मिलती है वो भी एक सेट ही होती है। लाइक हमने दो सेट का यूनियन लिया तो भी वो एक सेट ही बनता है, दो सेट का हमने इंटरसेक्शन लिया तो वो भी एक सेट ही बनता है, और दो सेट का हमने डिफरेंस लिया वो भी क्या बनता है बेटा? सेट ही बनता है। तो हमें डी मॉर्गन्स लॉ में क्या बताया गया है कि जब कभी भी दो सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन लेने के बाद जो रिजल्टेंट सेट जो आता है, अगर उसका तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो वो क्या बनेगा? उसका अगर तुम्हें कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो क्या बनेगा? तो एक बार मैं इन दोनों के स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि अगर आपको ए यूनियन बी दो का इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, बार लगाने का मतलब समझते हो ना बेटा तुम? अभी मैं बोल रहा था ना ए बार या बी बार, तो मैंने इस बार किस पे बार लगा दिया? ए यूनियन बी पूरे पे बार लगा दिया। तो इसका जो रिजल्ट होता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है कि दोनों पे अलग अलग बार पहुंचा दो और जो यूनियन है वो किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में बदल जाएगा। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, यही चीज़ अगर तुमने इंटरसेक्शन पे लगाई होती पूरे पे, समझ जाओगे कि दोनों पे अलग अलग पहुंचा दो और इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में बदल जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ वाला? अब अपन इसका एग्जांपल लेते हैं कि ऐसा हो कैसे रहा है, चेक करते हैं अपन एक बार, ठीक है ना? चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखो अपने पास एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट अपने पास बी है 2 3 और 5। अब मैं एक यूनिवर्सल सेट बनाना चाहता हूँ बेटा। क्या बनाना चाहता हूँ मैं? एक यूनिवर्सल सेट। बताओ क्या बनाएं? 1 2 3 4 एडिशनल एलिमेंट में कुछ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मुझे मैंडेटरी कंडीशन क्या है कि जितने भी सेट अदर देन यूनिवर्सल सेट हम बात कर रहे हैं ना, उन सारे एलिमेंट्स को अपने को रखना है। तो बाकी एलिमेंट कौन थे? 1 2 3 और 5। एक मैंने ऐड कर दिया खुद से 4, तो ये बन गया अपना। अब मुझे बताओ तुम एक बार, हम अलग अलग कैलकुलेट कर लेते सारी चीज़ें। ए का बार अलग कैलकुलेट करेंगे, बी का बार अलग कैलकुलेट करेंगे, यूनियन अलग से कैलकुलेट करेंगे, इंटरसेक्शन अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर उनके कॉम्प्लीमेंट्स है वो अलग से कैलकुलेट करेंगे। चलिए चलो बताओ बेटा मुझे, सबसे पहले मुझे बताओ तुम ए बार कौन हो गया? डायरेक्ट लाइन से बताते चलना तुम, ए बार कौन आएगा? ए बार का मतलब क्या है? यू में से ए हटा दो, यू में से ए हटा दो। ए में कौन कौन है? 1 2 3, हटाते क्या बचा? 4 5। वेरी गुड। क्या बचा बेटा? 4 और 5। चलिए बी बार बताओ। बी बार का मतलब क्या है? यू में से बी को हटा दो, तो 2 3 5 हटाओगे तो क्या बचा? 1 और 4 बचा। यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? अच्छा देखो, एक में तो इन दोनों का इंटरसेक्शन रिक्वायर्ड है और एक में इन दोनों का यूनियन रिक्वायर्ड है। कैलकुलेट कर लें एक बार तुमको, तो चलो तीसरा क्या कैलकुलेट कर रहे हैं फिर अपन? इन दोनों का
इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं एक बार, बताओ कितना आया, कितना आया? अरे इनका इंटरसेक्शन कौन है? 4। इनका यूनियन और बताओ फिर, ए बार यूनियन बी बार। यूनियन का मतलब समझते हो? जो कॉमन है एलिमेंट वो भी, और जो अकेले उसमें है वो भी, और जो अकेले इसमें वो भी। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? चलो अब क्या निकालेंगे अपन? अब सिंपल इनका यूनियन और इंटरसेक्शन है, उनका अपने को क्या निकालना है? उनका बार निकालना है। तो पहले वो निकालते हैं अपन, साइड में निकालते हैं। ए यूनियन बी बताओ बेटा क्या होगा? ए यूनियन बी बोलो। 1 2 3 5। ए इंटरसेक्शन बी बता दो यार तुम, बोलो। 2 और 3। सही है यहाँ तक? अब देखो, जैसे ही तुमने ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करी, अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बोलो ए यूनियन बी, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बोलो क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? इसके एलिमेंट है वो हटा दो, किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। बोलो क्या हटेगा? ये हटेगा। तो क्या कौन बचा? सिर्फ 4 बचा। चलो दूसरा, ए इंटरसेक्शन बी जो तुमने निकाला ना, इस पे बार लगाओ, क्या होगा? तो ये क्या है इसमें इंटरसेक्शन वाले में? 2 और 3। तो जब तुम इनको हटा दोगे कौन बचेगा? 1 4 5। सही है? तो इस एग्जाम्पल में हमने ए बी और यू दिया हुआ था, उनकी हेल्प से अपन ने ए बार निकाला, बी बार भी निकाला, दोनों का यूनियन भी निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन भी निकाला, देन ए यूनियन बी निकाला, ए इंटरसेक्शन बी निकाला, और उनका भी कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया। अब आप देखना ध्यान से, पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि इनके यूनियन पे जो बार लगा हुआ है, तो आपने देखा कि यूनियन पे जब बार लगता है तो क्या आंसर आना चाहिए? 4 आना चाहिए सिर्फ। कौन आना चाहिए? सिर्फ 4। बट राइट साइड में आंसर क्या दे रखा है उसका? ए बार इंटरसेक्शन बी बार। तो इसका भी आंसर 4 आना चाहिए अगर तुम इनको बराबर बोलना चाह रहे हो तो। देखो 4 ही है क्या? देखो ध्यान से, एक तो है ए इंटरसेक्शन बी पर बार, ये 4 आया, सॉरी ए यूनियन बी पर बार, ये कितना आया? 4। और दूसरा है ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये भी है 4। तो पहला पॉइंट आपका वेरीफाई हो चुका है क्या? अरे बोलो यार। दूसरे पॉइंट पे चलेंगे तो क्या कैलकुलेट करना है अपने को? ए इंटरसेक्शन बी पे बार। तो ए इंटरसेक्शन बी पे बार कहाँ है? ये रहा। कितना है? ये 1 4 5 आया। कितना आया? 1 4 5। तो यहाँ पर कौन है? ए बार यूनियन बी बार, ये भी इतना ही आना चाहिए अगर ये पॉइंट सही है तो आपने देखा इतना ही आ रहा है क्या? ये रहा। तो सेकंड पॉइंट वेरीफाई हो गया क्या आपका? तो लिखो डी मॉर्गन्स लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। नोट कर लो। हो गया यहाँ तक? अब एक दो प्रॉपर्टी और अपन लिख लेते हैं। कुछ नॉर्मल से डिस्कशन अपने हैं। जैसे आप मुझे बताओ, कोई सेट अगर ए है, उसका ए के साथ ही तुम यूनियन लोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? ए ही आ जाएगा। कोई सेट ए है, उसका अगर आप ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी ए ही आ जाएगा। कोई सेट ए है, कोई सेट ए है और इसमें अगर आपने, वो मैंने लिखवा दिया शायद, यूनियन किया आपने ए बार का, ए डैश का, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और इंटरसेक्शन लिया तो फाई आ जाएगा। लिख चुके शायद नीचे वाले दोनों पॉइंट्स अपन। ठीक है? तो यहाँ तक अपन ने अभी तक जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? एक तो सेट का अपन ने सिंपल इंट्रोडक्शन देखा, उसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया हमने, रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना? फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था। सेकंड लेक्चर में फिर हमने सबसेट, सुपर सेट और पावर सेट के बारे में स्टडी किया। और आज थर्ड लेक्चर में अपन ने देखा
कि दो सेट के बीच में कुछ ऑपरेशंस अपने को अगर लगाने होते हैं तो क्या क्या ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। तो उसमें अपन ने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया और कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया, ठीक है ना। और बेस्ड अपॉन दैट कुछ अपने यहाँ पर लॉज आए थे, ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डी मॉर्गन्स लॉ। एक और लिख दो आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है ना। फिफ्थ अपने क्या लिख रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि जब हम यूनियन और इंटरसेक्शन को मिक्स कर देते हैं ना तो कैसे अपन उसका आंसर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपको, इसके दो पॉइंट है मेनली। अगर आपको ए का यूनियन लेना है बट किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अगर आपको ए का यूनियन लेना है बट किसके साथ लेना है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। यहाँ पर अगर यूनियन ही होता तो ये एसोसिएटिव लॉ बन जाता। अरे ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इस पर लगा, ये वाला पहले सॉल्व कर लो चाहे ये वाला पहले सॉल्व कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस तरीके से एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए ए का तुम यूनियन निकालना चाहते हो, सॉरी ए का तुम इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, तो कैसा आंसर आएगा ये नोट डाउन करो आप, देखना एक बार, समझना पहले। ए का तुम्हें क्या करना है, यूनियन करना है, तो यूनियन कर दो बी के साथ भी और यूनियन कर दो सी के साथ भी। ए का तुम्हें क्या करना था, यूनियन, तो बी के साथ भी कर दिया और सी के साथ भी कर दिया, अलग कर दो इन दोनों को। देन जो बी और सी थे उनके बीच में साइन कैसा था, इंटरसेक्शन का, ये लगा दो। ऐसे ही अब समझ गए क्या तुम, ए का तुम्हें क्या करना है, इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ भी और इंटरसेक्शन सी के साथ भी, बट उन दोनों के बीच में क्या था, समझ गए क्या। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये नोट कर लो इसको। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।